हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली जो क्लास थी, पिछली क्लास में अपन ने एनिमल डिजीज के बारे में चर्चा की थी और एनिमल डिजीज के बारे में अपन ने पहले उनका वर्गीकरण पढ़ा था कि कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, कौन से वायरस के द्वारा होते हैं और कौन से जो रोग है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, कौन से जन्मजात होते हैं और कौन से जो रोग है वो उपापचयी क्रियाओं के कारण होते हैं। इतना अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। उसके बाद अपन ने पिछली क्लास में यह भी पढ़ा था कि भैया पशु जो बीमार होता है उसके लक्षण क्या होते हैं और जो स्वस्थ होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। इनके बारे में पढ़ने के बाद अपन ने वो पढ़ा था कि जो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। जैसे एंथ्रेक्स था, गलगोटू था, थनेला था, ठीक है, इनके बारे में जैसे ब्रुसोलोसिस था, है ना, इनके बारे में अपन ने पढ़ा और इनके रोग कारकों के बारे में अपन ने जाना। साथ में इनकी जो अपन बात कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या इनके लक्षण होते हैं, इनके बारे में अपन ने जाना था। उसके बाद इनमें कौन सा टीका कब लगाया जाता है, इनके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे, अपने बैक्टीरियल डिजीज थे जो पिछली क्लास में पूरे हो गए। अब अपन जो बात करेंगे, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायरल डिजीज, जो वायरस जनित जो रोग होते हैं, वायरस के द्वारा फैलने वाले जो रोग होते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिएगा आगे देखते हैं अपन वायरल डिजीज के बारे में, कौन कौन से वायरस के द्वारा रोग फैलते हैं। चलिएगा भैया, तो देखते हैं। पहला वायरस जनित रोग, देखिएगा विषाणु जनित रोग, ये वायरस के द्वारा फैलते हैं। अपन देखते हैं कौन से वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। देखिएगा इसमें सबसे पहला आता है रिंडरपेस्ट। पहला रोग कौन सा आता है? पशु प्लेग, या इसको रिंडरपेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिंडरपेस्ट में क्या आता है कि जो अपनी आहार नाल होती है उसमें क्या हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं। पशु के क्या हो जाते हैं? फफोले हो जाते हैं। फफोले होने के कारण आपको पता है हालत बहुत खराब हो जाती है। इसको माता या पोकनी माता के नाम से भी इसको जाना जाता है, मालमारी या पकवेदन या केटल प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम होते हैं, इसको जाना जाता है। देखिएगा इसकी जो आहार नाल होती है उसमें क्या हो जाते हैं, अंदर छाले हो जाते हैं, ठीक है, लाल दाने से बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं। अब आपको पता है जब छाले हो गए अब वो छाले फूटेंगे। अब छाले फूटेंगे तो आपको पता है इसके पेशाब में, और अपन बात कर लेते हैं तो गोबर में क्या आएगा, ब्लड आएगा, क्योंकि ब्लड तो जाएगा ही, छाले फूटेंगे तो ब्लड जाता है। इसलिए इसको अपन वैसा लाल दस्त वाला रोग भी इसको कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे देखिए ये किसके कारण फैलता है। ये छानने योग्य वायरस, पिकोरना वायरस के द्वारा ये फैलता है। किसके कारण फैलता है भैया? पिकोरना वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। रोग क्या था, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, विषाणु जनित रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग रोग होता है जो पिकोरना वायरस या छानने योग्य वायरस के द्वारा फैलता है। इसकी जो खोज की थी वो निकोली नामक वैज्ञानिक ने 1902 में इसको देखा था, ठीक है, और पैरामिक्सोविरिडी और मोरिविली वायरस के द्वारा ये फैलता है। सॉरी, पिकोरना तो अलग आ जाता है, पैरामिक्सो और अपने मोरिविली वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, जो छाननी योग्य वायरस होता है। अगर आप उसको छलनी के द्वारा छानोगे तो अच्छी तरीके से वो छल जाएगा। क्लियर? इसमें जो पशु का जो शरीर होता है वो कपकपी मार जाती है, कांपने लग जाता है। पशु जो दांत होते हैं उनको किटकिटाने लग जाता है ना, करकराहट की आवाज आती है। जैसे अपन सर्दी में किटकिटाते हैं ना, वैसे पशु के दांतों से किटकिटाहट की आवाज आने लग जाती है। आंखें लाल हो जाती है और बस जो बदबूदार दस्त होना शुरू हो जाते हैं। देखिएगा पशु का शरीर कांपना व दांतों से करकराहट की आवाज आने लग जाती है, पशु की आंखें लाल हो जाती है और पशु के बदबूदार लाल दस्त हो जाते हैं, क्योंकि छाले फूटेंगे तो ब्लड तो जाएगा ही, ठीक है, तो लाल दस्त भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं, इससे रोग ग्रसित 100 से 80 से 100% पशु मर जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक बीमारी है भैया, पशु से दर्द सहन नहीं होता और पशु राम नाम सत्य हो जाता है, ठीक है। परंतु मैदानी भागों में मृत्यु दर 20 से 40% होती है, क्योंकि देखो खुली ताजा हवा मिलती है, मैदानी क्षेत्रों में पशु अच्छी तरीके से रह सकता है, इसलिए वहां पे पशु बहुत कम मरता है। हाँ, इस रोग से जो ग्रसित पशु होता है वो 3 से 7 दिन में, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। 3 से 7 दिन में पशु मर जाता है। तो कौन सा रोग था? पशु प्लेग। पशु प्लेग के बारे में अपन ने जाना। इसके टीके देखो, जीटीवी का टीका लगाया जाता है, गॉट टिश्यू वैक्सीन, ठीक है, भारत में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। अगर किसी पशु में पशु प्लेग रोग हो गया, कौन सा रोग? पशु प्लेग रोग, तो उसके लिए किसका टीका लगाया जाता है? जीटीवी का टीका लगाया जाता है, गॉट टिश्यू वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। IVRI इज्जतनगर बरेली में तैयार एडवर्ड द्वारा
1926 में विकसित। ये जो टीका था वो IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे भैया? इज्जतनगर बरेली में है। और इस इंस्टीट्यूट में एडवर्ड द्वारा 1926 में GTV को तैयार किया गया था, गॉट टिश्यू वैक्सीन को तैयार किया गया था। तो IVRI का भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने कहां पे? इज्जतनगर। और इज्जतनगर कहां पे? बरेली में। और बरेली कहां पे? अपने यूपी में भैया, ठीक है। प्रतिरक्षा, अगर इस GTV का टीका पशु में एक बार लगा दिया जाए तो पशु में 7 वर्ष तक प्रतिरोधक क्षमता रहती है, रेजिस्टेंस रहता है, 7 वर्ष तक इसकी प्रतिरक्षा रहती है, ठीक है। तब तक उसमें ये रोग नहीं फैलता है। क्लियर भैया? तो ये हो गया अपना कौन सा? GTV टीका, जो किसके लिए लगाया जाता है? पशु प्लेग या पोकनी जो रोग होता है उसके नियंत्रण के लिए पशुओं में लगाया जाता है। आगे देखो, लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन, दूसरा इसका जो टीका लगाया जाता है वो कौन सा होता है? लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। खरगोश से के शरीर से इस वैक्सीन को तैयार किया जाता है। जो लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन होती है वो खरगोश के शरीर से तैयार की जाती है। और सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो चीन में किया जाता है। कहां पे किया जाता है भैया? चीन में। इसके द्वारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो 5 वर्ष तक बना रहता है। प्रतिरक्षा कितने वर्ष तक रहती है? 5 वर्ष तक। अगर एक बार अपन टीका लगा देते हैं तो 5 वर्ष तक उस रोग के प्रति उसमें प्रतिरक्षा बनी रहती है। क्लियर? आगे अपन दूसरे रोग की बात करते हैं। देखिएगा, दूसरा अपन इसके अलावा पहले इसमें एक टीका और लगा लेते हैं। कौन सा? पक्षीय एविनाइज्ड वायरस वैक्सीन का टीका भी इसमें लगाया जाता है। विदेशों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और ये जो वैक्सीन है वो मुर्गी के अंडे से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है भैया? मुर्गी के अंडे से तैयार की जाती है। इसकी भी प्रतिरक्षा अपन बात कर लेते हैं तो 5 वर्ष तक रहती है। जो खरगोश के द्वारा जो खरगोश के शरीर से जो वैक्सीन बनाई गई थी उसके अनुसार इसकी भी जो प्रतिरक्षा है वो 5 वर्ष तक रहती है। टीकाकरण, इसका जो टीका लगाया जाता है वो जनवरी फरवरी माह में लगाया जाता है, ठीक है। जनवरी फरवरी माह में इसका टीका लगा दिया जाता है। और अगर पशु गर्भित है, अगर कोई मादा पशु गर्भित है तो उसको ये टीका नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो उसमें इंफेक्शन फैल जाता है और पशु डेड हो जाता है, ठीक है। विदेशों में सर्वाधिक प्रयोगात्मक होता है और मुर्गी के अंडे से यह टीका तैयार किया जाता है। इसकी प्रतिरक्षा 5 वर्ष तक होती है। टीकाकरण जनवरी फरवरी माह में करना चाहिए। गर्भित मादा को यह टीका नहीं देना चाहिए। गर्भित पशु को कभी भी ये टीका नहीं लगाना चाहिए। चलो ये चीज अपन बता देंगे। आगे देखते हैं आगे क्या था। पशु प्लेग उन्मूलन योजना 1 अक्टूबर 1954 को प्रारंभ हुई। भाई इस रोग को जड़ से खत्म करने वाला, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? 1 अक्टूबर 1954 में प्रारंभ की गई थी। 2011 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। 2011 में जो FAO है अपना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2011 में इस बीमारी से भारत को मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। चलो इसको अगर वैसे अपन बोले तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इस बीमारी से पशुओं को 2011 में बिल्कुल मुक्त कर दिया गया था भैया, ठीक है, बताया जा सकता है। आगे देखिएगा अपन बात करते हैं। आगे अपना डिजीज आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जो पशुओं में काफी ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है। दूसरा डिजीज आ जाता है अपना खुरपका एवं मुंह पका रोग। इसको शॉर्ट रूप में अपन बोलते हैं FMD। क्या बोलते हैं भैया? FMD बोला जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज बोला जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया इस रोग में पशु के मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं, इसलिए खुर पक जाते हैं और मुंह भी पक जाता है, ठीक है, इसलिए इसको खुरपका और मुंह पका रोग कहा जाता है। अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? देखो एप्थस जवर, खंगवा, पक्का, इसको पक्का रोग के नाम से भी, एप्रिजेटिक एप्था और मेलिग्नेट्स एप्था के नाम से इस रोग को जाना जाता है, ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। और
इस रोग की मुख्य बात करें तो ये जुगाली करने वाले पशुओं में सबसे ज्यादा फैलता है, लेकिन सुअर में भी बहुत ज्यादा होता है भैया। सुअर जुगाली नहीं करता, लेकिन फिर भी सुअर में ये रोग काफी ज्यादा देखने को आपको मिलता है। इस रोग में अपन बात करें तो जनरली पशु मरता नहीं है, लेकिन पशु परेशान बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि चलने में उसको दिक्कत आती है, खाने में जैसे अपन कहते हैं ना अपने मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आपको खाना खाने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो पशु को तकलीफ बहुत ज्यादा होती है इस रोग में, ठीक है। वो चल नहीं पाता, ढंग से खा नहीं पाता, ठीक है। ये इसके मुख्य लक्षण अपन बात कर लेते हैं। देखो, ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, लेकिन सुअर में भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। पशु मरते नहीं है, लेकिन कमजोर हो जाते हैं बेचारे। परेशान होंगे तो कमजोर तो होंगे, ठीक है। लॉपलर और फ्रॉस्ट ने सर्वप्रथम 1889 में इस रोग के विषाणु को देखा था। इस रोग को जो फैलाने वाला वायरस है, उस रोग को कहां पे देखा था भैया? सबसे पहले इन्होंने 1925 में ए और ओ विषाणु को बेली और ने खोजा, ठीक है। बेली और ने खोजा। 1926 में वाल्डमैन और ट्राटविन ने वायरस के सी प्रकार को खोजा, ठीक है। काफी ज्यादा लंबा इसके बारे में पूछा नहीं जाता आपको। लॉपलर और फ्रांस ने सर्वप्रथम इसकी खोज 1889 में की, आपको यह पता होना चाहिए। इसके बाद 1925 में ए और इसका जो ओ वेरिएंट था उसको बेलियोर ने खोजा। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं 1926 में वाल्डमैन और टार्टविन ने वायरस का इसका जो सी टाइप था, ठीक है, सी वेरिएंट इसका था, उसकी खोज की थी। इस वायरस की अगर अपन मुख्य रूप से बात कर लेते हैं तो 7 प्रजातियां होती है। कितनी होती है? 7 प्रजातियां, जिनमें से ओ अपने सामने आ गई, ए अपने सामने आ गई और सी अपने सामने आ गई। एओसी ये जो यूरोपियन देश होते हैं उनमें इसका मुख्य रोग कारक होता है ए प्रजाति, ओ प्रजाति और सी प्रजाति। देखिएगा, इस वायरस की टोटल 7 प्रजातियां होती है। रोग कारक की बात करें तो ए वायरस, ओ वायरस और सी वायरस। यूरोपीय देशों में ये सबसे ज्यादा इसके द्वारा फैलता है। क्लियर। एशिया में फर्स्ट सेट 1, 2, 3 द्वारा दक्षिणी अफ्रीका एवं एशिया में ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है। क्लियर। छाननी योग्य वायरस ये होता है, पिकोरना वायरस अपन मान सकते हैं इसको, जिसके द्वारा ये रोग सबसे ज्यादा फैलता है। लक्षण देखिएगा, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। बेल खास तौर से प्रभावित होते हैं। जो नर गाय होती है वो इस रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। मुंह से लार बहने लग जाती है। भैया क्या करेगा बेचारा पशु, जब मुंह में छाले हो जाएंगे तो मुंह खुला रखेगा कि कैसे जैसे उनको आराम मिले, तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। होठों से चरपराहट की आवाज आती है। बार बार अपन अपने मुंह में छाले हो जाते हैं तो करते ना, ऐसे करते रहते हैं। पैर में भी क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। फोटो में आपको अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि भैया इसके जो लक्षण है वो क्या क्या है। देखिएगा, इसके देखो, ये देखो छाले हो गए, यहाँ पे पैरों में भी छाले हो गए, यहाँ देखो ये खुरों में छाले हो गए, ये मुंह में इसके छाले हो गए, ठीक है। ये अपन अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ, ये अपन ने बता दिया, मुंह और पैरों में इसमें छाले हो जाते हैं। इसके उपचार क्या क्या कर सकते हैं? 1% नीला थोथा पैर धोने के लिए काम में लिया जाता है। नीला थोथा का 1% घोल काम में लेते हैं और उसके द्वारा पैरों को धो देते हैं। और 2% फिटकरी को मुंह के छाले धोने के लिए काम में लिया जाता है। 1% नीला थोथा के द्वारा तो पैरों को धो दिया जाता है और 2% फिटकरी को मुंह के छालों को धोने के लिए काम में लिया जाता है। एफएमडी वैक्सीन साल में 2 बार, सर्दी के पहले सितंबर अक्टूबर में और वर्षा ऋतु अप्रैल मई में लगाना चाहिए। एफएमडी जो वैक्सीन होती है उसके टीके साल में 2 बार लगाने चाहिए। सर्दियों में तो सर्दियां शुरू होने से पहले सितंबर अक्टूबर में लगा देने चाहिए और वर्षा शुरू होने से पहले अप्रैल मई माह में भी इसके टीके लगा देने चाहिए। क्लियर भैया, क्योंकि इसकी जो प्रतिरक्षा है वो लगभग 6 माह तक ही रहती है। भारत में इस रोग के उन्मूलन हेतु एफएमडीसीपी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए एफएमडीसीपी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। एप्थाइजेशन, रोगी पशु की लार को अन्य पशुओं में लगाना, ये क्या कहलाता है? एप्थाइजेशन कहलाता है, ठीक है। रोगी पशु की लार को अन्य पशुओं में लगाना एप्थाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और ये क्रिया मुख्य रूप से कहां की जाती है? अपने भारत में की जाती है। क्लियर, बताया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं, अगला जो रोग आ जाता है वो अपना आ जाता है भैया सर्रा रोग। सर्रा रोग अपन ने बताया था, है ना, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। अपन ने जो अपने एफएमडी वगैरह, पशु प्लेग वगैरह, ऐसे ही जो मेन रोग थे जो वायरस जनित द्वारा होते थे। अब अपने आ जाते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ में देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोग आता है वो अपना आता है सर्रा। इसको तीवर्षीय रोग भी कहा जाता है। और अपन ने जब ऊंट पढ़ाया था
तो ऊंट के साथ इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा कर ली थी, फिर भी एक बार फिर अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या होता है। तो देखिएगा भैया, ये ऊंटों का मुख्य रोग होता है। इसका जो उपनाम है वो तीवर्ष्या, सड़ा या गलतिया नाम, इसको ट्रिपेनोसोमिया भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रोग कारक होता है वो ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई होता है, इसलिए इसको ट्रिपेनोसोमिया भी कहा जाता है। देखो, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग फैलता है। इसका जो रोग वाहक होता है वो गोबक्सी मक्खी होती है, जिसके कारण ये रोग एक से पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं अपन, आगे आ जाते हैं भैया मेटाबॉलिक डिजीज, उपापचयी रोग। कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो उपापचयी होते हैं? टिक फीवर वगैरह अपन ने बता ही दिया भैया, उनका जो पेशाब होता है वो हल्का लाल लाल मान लीजिएगा या गाढ़ा पीला आने लग जाता है, ठीक है, और उससे बदबू आने लग जाती है। चिचड़ी जवर वगैरह अपन ने बता दी थे। अब आ जाते हैं चापचयी रोग, मेटाबॉलिक जो डिजीज है उनके बारे में अपन बात करें। देखो, दुग्ध जवर, आपको यही पता चल जाता है कि ये जो रोग होता है वो अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। कम दूध देने वाले पशुओं में तो ये रोग हो नहीं सकता, अधिक दूध देने वाले पशुओं में ये रोग होता है। इसका नाम उपनाम की बात कर लेते हैं। प्रसवकालीन जवर, रक्त मूर्छा, प्रसवकालीन पक्षाघात और हाइपोकैल्सीमिया। और यहाँ पे इस हाइपोकैल्सीमिया से आपको पता चल रहा है कि भैया ये जो रोग होता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और मुख्य रूप से जो ये रोग होता है ये मादा पशु में और दुधारू पशु में होता है। क्यों? क्योंकि जब दूध में या मादा पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस रोग को क्या कहा जाता है? दुग्ध जवर या मिल्क फीवर कहा जाता है। क्लियर? ये अधिक दूध देने वाले पशुओं में ये रोग होता है। देखिएगा, रोग का कारण क्या है? पशु के शरीर या खून में कैल्शियम की कमी, रक्त सीरम में कैल्शियम स्तर 7 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से कम हो जाता है, तब ये रोग फैलने की या ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात अपन को पता चल जाता है कि भैया अगर पशु में दुग्ध जवर हो रहा है, मिल्क फीवर हो रहा है ना, दुग्ध बुखार हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि पशु में कैल्शियम की कमी हो गई है। और पशु क्या करेगा भैया? ऐसे पड़ जाता है जैसे तो उसमें से उठा ही नहीं जाएगा, पशु अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाकर बैठ जाता है भैया, है ना, मतलब बिल्कुल डिएक्टिव हो जाता है, नर्वस हो जाता है पशु पूरी तरीके से। अब देखिएगा, गाय व भैंस में सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा दूध भी गाय भैंस देती है, तो उनमें होगा लक्षण। पशु के शरीर का तापमान कम हो जाता है, पशु ठंडा पड़ जाता है, बेचारा ठंडा ही पड़ेगा क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं रही। रोगी पशु गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ कर रखता है। देखो, पीछे की तरफ मोड़कर ऐसे देखो, पशु इस गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लेता है और पड़ा रहता है भैया, ठीक है। आगे अपन बात कर लेते हैं, 3 से जो तीसरे ब्यात से लेकर 5वें ब्यात तक इस रोग का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, ठीक है। तीसरा ब्यात से लेकर 5वें ब्यात तक इस रोग का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, बताया जा सकता है। उपचार, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का प्रयोग करते हैं, मतलब अपन कह देते हैं बायोबूस्ट जो कैप्सूल वगैरह आते हैं ना, वो भैंस को खिलाने चाहिए, या कैल्शियम युक्त आहार का प्रयोग करना चाहिए जिससे पशु की बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सके। ये इसके लिए मुख्य ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा अन्य रोग। अन्य रोगों में आ जाता है अपने आफरा। आफरा में देखो, ये ढोल की तरह इसका पेट फूल जाता है, जिसको ब्लॉट कहा जाता है। इसको टिम्पेनी ब्लॉट या टिम्पेनाइटिस भी कहा जाता है। सभी जुगाली करने वाले पशुओं में ये रोग होता है, जितने भी पशु जुगाली करते हैं। और ज्यादातर ये जो रोग होता है वो हरा चारा खाने से एवं कम चलने फिरने से हो जाता है। अपन भी कई बार क्या होते हैं, ऐसा राशन खा लेते हैं और हिलते डुलते नहीं है, ठीक है, तो अपना जो पेट होता है वो फूल कर है ना, टंकी जैसा बन जाता है। ये किसके कारण होता है? जो भेड़ बकरी होती है, ज्यादातर भेड़ में इसका रीजन होता है, भेड़ में ये, क्योंकि भेड़ ज्यादातर चरती रहती है, तो हरा चारा खा लेती है, और हरा चारा खाने के कारण उसकी अपच हो जाती है। अपच होने के कारण हानिकारक गैस पेट में भर जाती है और ढोल की तरह उसका पेट फूल जाता है। सभी जुगाली करने वाले पशुओं में रोग होता है। रोग कारक इसका अधिक हरा चारा खाने से एवं कम चलने फिरने से रोग होता है। पेट का बाईं ओर से फूल जाना, क्यों? क्योंकि रुमेन होता है, रुमेन पार्ट की तरफ से देखो ये पेट बाईं ओर से इसका अच्छी तरीके से फूल जाता है, ठीक है, पेट बाईं ओर से फूल जाता है। ध्यान न देने पर सांस लेने में कठिनाई होती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। अगर अपन समय पे उसकी हानिकारक गैस को बाहर नहीं निकालेंगे तो भैया सांस लेने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि हानिकारक गैस अंदर काफी ज्यादा हो जाती है और अंत में पशु की डेथ
हो जाती है। क्लियर। इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो पेट के रुमे भाग से ट्रोकर कैनुला यंत्र से गैस बाहर निकाली जाती है। देखो ट्रोकर कैनुला यंत्र की अपन बात करें तो एक तार होता है, नुकीला तार होता है, जिसको गर्म करके रुमेन पार्ट में क्या कर दिया जाता है, छिद्र कर दी जाती है और उसके आगे एक नलकी लगी रहती है, तो नलकी को तो अंदर छोड़ दिया जाता है और कैनुला को बाहर निकाल लिया जाता है। अब उससे नलकी के द्वारा पूरी जितनी भी पेट में हानिकारक गैस है वो बाहर निकल जाती है। अपन जैसे शुरू में घर पे वो पूड़ी निकालने के लिए ताकड़ा काम में नहीं लेते, लोहे का बड़ा सा छड़ काम में लेते हैं, ठीक है, तो वैसा ही उसमें गर्म करके उसको क्या कर दिया जाता है, उसके पेट में छिद्र कर दिया जाता है और उसकी जगह पे जो पाइप थी उसको तो रहने दिया जाता है और उसको ट्रोकर कैनुला को बाहर निकाल लिया जाता है। गैस रोधी औषधियां देनी चाहिए, जैसे ट्रपेंटाइन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, तारपीन व अलसी के तेल का प्रयोग करना चाहिए, तारपीन और अलसी के तेल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसका आफरा कम हो जाता है, हानिकारक गैस उसमें कम हो जाती है। क्लियर भैया। और ज्यादातर इस रोग से जो ग्रसित पशु होता है वो अपनी भेड़ होती है। क्लियर। आगे देखिएगा, अब आ जाते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। अपन ने सर्रा रोग बीच में पढ़ लिया था क्योंकि वो मुख्य रोग था और उसके बारे में अपन ने ऊंट में भी जान लिया था। अब अपने आ जाते हैं चिचड़ी जवर, टिक फीवर। देखो टिक फीवर की बात करें तो ये आपको चिचड़ी दिख रही है, ये पशु के शरीर पे रहती है और आरबीसी को कम कर देती है, आरबीसी को तोड़ने का ये कार्य करती है। ठीक है भैया। उपनाम टेक्सास फीवर, रक्तमूत्र रोग है ना, पायरोप्लाज्मोसिस और बोविसियोसिस, पायरोप्लाज्मोसिस बोविसियोसिस इसके अन्य नाम होते हैं। इसका रोग कारक अपन ने बता दिया, चिचड़ी हो सकता है या बाह्य कोई भी परजीवी हो सकता है। गाय व भैंस में ये रोग मुख्यतः होता है और इसकी अपन बात कर लेते हैं तो ये ऊंट में भी बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है भैया। आगे, कॉफी के रंग का मूत्र पशु द्वारा किया जाता है क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं का विघटन हो जाता है। मैंने क्या कहा कि भैया जो टिक होती है, जो चिचड़ी होती है, वो पशुओं में आरबीसी को तोड़ने का कार्य करती है। रेड ब्लड जो सेल्स होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उनको तोड़ने का कार्य करती है और जब वो लाल रुधिर कणिकाओं को तोड़ देती है तो भैया उसका जो पेशाब है वो कॉफी के रंग का मूत्र पशु द्वारा किया जाता है क्योंकि लाल रुधिर कणिकाओं का विघटन उसमें हो जाता है। पशु की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अचानक से घट जाता है और 80 से 100% पशुओं की इस रोग के कारण मृत्यु हो जाती है भैया। अगर ये रोग किसी पशु में है तो 80 से 100% पशु की तो राम नाम सत्य हो जाता है। दुग्ध उत्पादन घट जाता है, बिल्कुल सही है। आरबीसी टूट जाती है तो पशु तो वीक होना है ही। अत्यधिक तापमान 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाता है भैया, बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। क्लियर। और पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके उपचार में क्या करें, देखो पेस्टोबान, किल्लियों को नष्ट कर दिया जाता है। पेस्टोबान के द्वारा अपन क्या करते हैं, किल्लियां जो चिचड़ी होती है उनको नष्ट कर दिया। ठीक है। ट्रिपेन ब्लू का घोल काम में लेते हैं जो उनको बाहर से नष्ट कर देता है। बेगान 0.1% से नहलाना चाहिए। बेगान कोई रसायन आता है जिसके 0.1% घोल से क्या करना चाहिए, पशुओं को नहलाना चाहिए। फ्लूमेथ्रिन 10% घोल रीढ़ की हड्डी पर लकीर बनाते हुए प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जहां पे चिचड़ी दिखती है वहां पे इसकी क्या बना देनी चाहिए, एक लेयर बना देनी चाहिए और उन चिचड़ियों को नष्ट कर देना चाहिए। आगे अपन बात करें, बाह्य परजीवियों को नष्ट करने हेतु साइपरमेथ्रिन 2% घोल से स्नान करवाना चाहिए। साइपरमेथ्रिन के 2% घोल से पशुओं को नहला देना चाहिए जिससे जो बाह्य परजीवी है वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्लियर भैया। तो ये अपना हो गया चिचड़ी जवर। चिचड़ी जवर अपन ने अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि चिचड़ी जवर में क्या होता है। क्लियर। ये अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। लास्ट अपने ये वापस आ जाता है कौन सा, एंथ्रेक्स, जो किसके द्वारा होता है भैया, अपने वायरस जनित रोग होता है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत अच्छी तरीके से बताया जा सकता है कौन सा रोग किसके कारण होता है। इसके अलावा अपन देखो वो अपन ने बता दिए फ्री मार्टिन, अपन ने एक और नहीं बताया। एक तो हो गया अपने जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और जन्मजात जो रोग होता है वो अपन ने शुरू में बता दिया था फ्री मार्टिन होता है। इस फ्री मार्टिन में क्या होता है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें से मादा बच्चा बांझ होता है ना, बांझ होता है, या अपन कह सकते हैं कि भैया वो प्रजनन योग्य नहीं होता। उस रोग को क्या कहा जाता है, फ्री मार्टिन कहा जाता है। भाई इसमें क्या होते हैं, दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, उनमें से एक जो बच्चा है
वो बांझ होता है, मादा जो पशु है उसमें वो बांझ होता है। ये तो हो गया जन्मजात रोग, इसको अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपापचय क्रियाओं में अपन ने एक रोग और नहीं पढ़ा, वो रोग कौन सा था भैया? कीटोसिस। कीटोसिस के बारे में भी अपन जान लेते हैं, देखिएगा। हाँ, कीटोसिस रोग के बारे में अपन जान लेते हैं। कीटोसिस, कीटोसिस ये उपापचयी रोग है। उपापचयी रोग में कीटोसिस है, ये किसके कारण होता है? पशुओं में कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन से, कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन से होने वाला रोग। कार्बोहाइड्रेट के असंतुलन से होने वाला रोग कौन सा होता है? कीटोसिस होता है। तो भैया ये मुख्य रूप से अपने जो रोग थे उन रोगों के बारे में अपन बता सकते हैं। तो अपन ने जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होने वाले रोग, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के कारण होने वाले रोग, या फिर अपन बता सकते हैं जो पशु में जन्मजात रोग थे, इनके बारे में अपन ने अच्छी तरीके से बता दिया है। तो ठीक है भैया, तो इन सभी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से देखना है। जो आपके एनिमल डिजीज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ और नए जुनून के साथ। तो आप जितने भी अपने साथी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी साथियों को क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो अपने साथी है वो क्लास का अच्छी तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।